नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं रियल टॉक्स विद अरुण। आज हम बात करेंगे पंजाब फ्लड्स के बारे में। आज से लगभग 40 साल पहले पंजाब में फ्लड्स की सिचुएशन हमें देखने को मिली थी, जिसके अंदर लगभग 500 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई थी और वही कंडीशन आज हमें 2025 में भी देखने को मिल रही है। Punjab is facing one of its worst flood disasters in decades. जिसके अंदर 30 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 3 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीनें पानी के नीचे डूब चुकी हैं और अब तक 1000 से ज़्यादा गांव इस बाढ़ की भारी चपेट के अंदर आ चुके हैं। पर पाकिस्तान के पंजाब के अंदर तो हालात और भी ज़्यादा बुरे हैं, जिसके अंदर लगभग 20 लाख से ज़्यादा लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इन सब कारणों को जानने से पहले हम पंजाब की ज्योग्राफी पर थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। पहले हमें पंजाब की नदियों के फ्लो को थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा। पंजाब में बेसिकली 3 नदियां हैं, रावी, ब्यास और सतलुज। सतलुज नदी जो कि तिब्बत से होती हुई हिमाचल प्रदेश से पंजाब में एंटर करती है और हरीके में इसका संगम ब्यास से हो जाता है। सतलुज रिवर पर भाखड़ा और नंगल डैम कंस्ट्रक्टेड है। ब्यास रिवर जिसका ओरिजिन हिमाचल में ब्यास कुंड से होता है, इसके बाद यह रिवर पंजाब में एंटर करती है और हरीके में सतलुज में जा मिलती है और ब्यास रिवर पर है पोंग डैम, जिसे महाराणा प्रताप सागर डैम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है रिवर रावी, जो कि हिमाचल से पंजाब में एंटर करती है और पंजाब और पाकिस्तान के बॉर्डर पर फ्लो करते हुए पाकिस्तान में एंटर कर जाती है और इस रिवर पर इंपॉर्टेंट डैम रंजीत सागर डैम कंस्ट्रक्ट किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस बाढ़ के पीछे के कारणों को थोड़ा एनालाइज करते हैं। सबसे पहला कारण यह माना जा सकता है कि इन नदियों के साथ में जो एम्बैंकमेंट्स बनाई गई हैं उनका ब्रिज होना। पंजाबी में इनको तुस्सीबंद भी कहा जाता है। यह तुस्सीबंद 1950s और 60s के अंदर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के द्वारा बनाए गए थे। यह बेसिकली मिट्टी के बनाए जाते हैं और इनको मेंटेन करने के लिए स्टोन पिचिंग भी की जाती है। अब हम सेकंड रीजन की ओर बढ़ते हैं, जो है एक्सेसिव रेनफॉल। इस बार पंजाब में हमें 74% सरप्लस रेनफॉल देखने को मिली। अगर हम फ्लड इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें जैसे कि पठानकोट, गुरदासपुर और जलंधर में, तो हमें 150% से ज़्यादा सरप्लस रेनफॉल देखने को मिली है। अब हम इस एक्सेसिव रेनफॉल के पीछे के कारणों को थोड़ा डिटेल में एनालाइज करते हैं। सबसे पहला कारण है ITCZ, जिसे हम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ITCZ होता क्या है और फिर ही हम एक्चुअल रीजन ऑफ रेनफॉल को जान पाएंगे। ITCZ बेसिकली एक लो प्रेशर जोन है। ITCZ की लो प्रेशर की वजह से इन सब ट्रॉपिकल हाई बेल्ट से ट्रेड विंड इस लो प्रेशर की तरफ कन्वर्ज करती हैं। विंड के इस कन्वर्जेंस की वजह से इक्वेटर एरिया की वार में राइज करती है और क्लाउड्स बनते हैं और हमें काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिलती है। ITCZ की पोजीशन फिक्स नहीं होती और सन के सीजनल मूवमेंट की वजह से यह ITCZ इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ की तरफ मूव करती रहती है। इस बार की ITCZ की पोजीशन आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होगी, जिसमें आप क्लियरली ITCZ की पोजीशन देख सकते हैं, जिसमें यह पंजाब, हिमाचल, पाकिस्तान के एरिया के ऊपर हमें दिख रही है। तो इस ITCZ की वजह से यहाँ एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हुआ और सारी की सारी मॉनसून विंड्स को इसने अपने पास अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से हमें यहाँ भारी मात्रा में बारिश देखने को मिली। अब हम इस एक्सेसिव रेनफॉल के सेकंड रीजन की ओर बढ़ते हैं, जो है MJO का बेसिकली मतलब होता है मैडन जूलियन ऑसिलेशन। अगर हम MJO को सिंपल लैंग्वेज में समझें तो आप इमेजिन करिए कि एक ट्रेन समुद्र के ऊपर दौड़ रही है और जहाँ जहाँ ये ट्रेन रुकेगी वहाँ बारिश होगी। बेसिकली MJO एक प्रेशर सेंटर है जो इक्वेटर के अलाउंग कॉन्टिन्यूसली घूमता रहता है धरती के चारों ओर और इसे अर्थ की कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में 30 से 60 दिनों का टाइम लगता है। और अगर यह मानसून के सीजन में इंडियन ओशन में देखने को मिले तो यह रेनफॉल को और भी ज़्यादा मात्रा में बढ़ा देता है। अब हम इस एक्सेसिव रेनफॉल के थर्ड रीजन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इन फ्लड्स के कारणों के पीछे। अगर हम किसी भी फ्लड को उठाकर देख लें, जैसे कि जम्मू कश्मीर फ्लड्स, केरला फ्लड्स, हिमाचल फ्लड्स, इन सब में हमें क्लाइमेट चेंज की स्ट्रेंथ तो हमें जरूर देखने को मिलती है। तो इस क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें शॉर्ट ड्यूरेशन और हाई इंटेंसिटी रेनफॉल देखने को मिलती है। पहले हमें रेनफॉल में डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता था, जैसे 4 या 5 दिनों के गैप में हमें रेनफॉल देखने को मिलती थी, पर अब हमें 2-3 घंटों में ही ऐसी तेज बारिश देखने को मिलती है जिससे फ्लैश फ्लड जैसी सिचुएशन पैदा हो जाती है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें ग्लेशियर रिट्रीट भी देखने को मिलता है,
इसका मतलब होता है बर्फ का पिघलना, जो कि आग में घी डालने का काम कर रहा था। और इससे वाटर लेवल में काफ़ी राइज देखने को मिला है पिछले कुछ दशकों में। तो हमें इस बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए प्रे करनी चाहिए ताकि वह इस कंडीशन से जल्द उभर पाएँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको पंजाब फ्लड्स के पीछे के कारणों की साइंस को बताने में थोड़ा कामयाब हो पाया हूँ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।